welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार सुषमा रामचंद्रन। सुषमा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू अमित। सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ अर्जुन। Key domestic stock indices gain around 3%. Sensex closes above 54,300 points. Nifty ends above 16,250 level. Rupee appreciates to 77 rupees and 55 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices hover around $112.50 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर सूचकांकों में 3% की भारी बढ़त, सेंसेक्स 54,300 से ऊपर और निफ्टी 16,250 के ऊपर दर्ज हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपया मजबूती से $77.55 के स्तर पर रहा और ब्रेंट क्रूड के भाव $112.50 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। घरेलू शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज 2.9% के उछाल से बंद हुए। वैश्विक बाजारों के मजबूत संकेतों के साथ साथ घरेलू स्तर पर खरीदारी के समर्थन से बाजार में तेजी का माहौल रहा। मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 2.9% के उछाल से 1,534 अंक बढ़कर 54,326 के स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 2.9% की तेजी से 457 अंक उछलकर 16,266 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में लगभग 2% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.1% की बढ़त दर्ज हुई। Sensex and Nifty today surged around 2.9%. Both stock indices gained amid positive cues from the global share markets. Sensex closed above 54,300 points, while Nifty settled above 16,250 level. Sensex climbed 1,534 points or 2.91% to trade at 54,326, while Nifty jumped 457 points or 2.89% to trade at 16,266. In the broader market at the BSE, the mid-cap index ended 1.98% up, while the small-cap index gained 2.13%. In the Sensex pack, all 30 companies' shares logged gains. Dr. Reddy's Laboratories was the top gainer as it added 8.1%. Reliance gained by 5.8%. Nestle India rose 4.7% and Tata Steel climbed 4.2%. In sectoral indices, all 19 sectors gained. Realty sector surged by 4.2%. Metal gained 3.7%. Capital goods rose 3.1% and industrials added 3.5%. The overall breadth of the BSE trade was positive as shares of 2,497 companies gained, while 777 companies fell. Shares of 144 companies remained unchanged. Let's have a look at how the rupee performed today. अंतर बैंकिंग मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 18 पैसे की मजबूती से $77.55 प्रति डॉलर के स्तर पर रहा। उधर डॉलर इंडेक्स 0.2% की बढ़त से 102.9 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। सुषमा, किस तरह से देखेंगे आज बाजार में? काफी उत्साह भरा माहौल था, हालांकि वैश्विक बाजारों से भी मजबूत संकेत मिल रहे थे। घरेलू शेयर बाजार ने बिल्कुल उसी चाल को पकड़ा और यहां पे भी उत्साह का ही माहौल रहा। क्या इससे ये चिंताएं छूट गई पीछे, जो हम पीछे देख रहे थे कि हमारे पास मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का काफी दबाव था, रिजर्व बैंक ने इसको साधने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे और ऐसी भी उम्मीदें की जा रही हैं कि आगे भी रिजर्व बैंक कुछ कड़ी मौद्रिक नीति अपना सकता है? नहीं, चिंताएं तो बिल्कुल अब हटी नहीं है। चिंताएं तो अभी भी निर्भर हैं हमारे ऊपर, हमारे देश के ऊपर, हमारे देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर। लेकिन ये है कि आज जो खबरें आ रही हैं वो थोड़ी पॉजिटिव हैं। अगर आप देखें चाइना में जो कोविड के रिलेटेड उनके जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो थोड़े से हट गए हैं। चाइना में उन्होंने इंटरेस्ट रेट में कटौती की है। हालांकि विश्व भर में भी सारे सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा रहे हैं। ये चाइना इनको काट रहा है और ये ऑब्वियसली वो चाहते हैं कि थोड़ा की जो ग्रोथ की जो गति है, जो ग्रोथ की जो रेट है वो बढ़ जाए। तो ये एक दो चीजें हैं जिससे मार्केट को थोड़ी सी खुशी मिली है, क्योंकि इस वक्त मार्केट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट से मतलब इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। लेकिन हमारी अभी भी जो तकलीफें हैं, इन्फ्लेशनरी प्रेशर जैसे आपने बात की,
और सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से वो अभी भी निर्भर हैं और इनको हम भूल नहीं सकते इस वक्त। लेकिन जैसे हमारे देश के अंदर भी लेकिन जो डोमेस्टिक फैक्टर्स हैं वो थोड़े से अभी जो कुछ इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट एजेंसीज कह रही हैं कि अभी बिजनेस एक्टिविटी अच्छी है। अगर आप इकरा रेटिंग एजेंसी की तरफ देखें, उन्होंने अभी हाल ही में इस हफ्ते कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में, इस करंट फाइनेंशियल ईयर में पहले क्वार्टर में, मतलब अप्रैल, मई और जून में, तो बिजनेस एक्टिविटी उनके हिसाब से 12 या 13% बढ़ेगी। तो फिर भी खैर उन्होंने पूरे साल की जो ग्रोथ रेट है उन्होंने उसको तो 7.2% पे ही रखा है, लेकिन कहते हैं कि पहले 3 महीनों में ये इसकी ग्रोथ की गति तेज होगी। तो ये कुछ तो आंकड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन का डर तो अभी हावी है हमारे ऊपर और देखना यह है कि आगे वाले दिनों में होगा क्या मार्केट्स में। अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अभी भी अपना पैसे यहाँ से निकाल के दूसरे अमेरिका में ले जा रहे हैं। Sushma, usually our stock markets take a cue from the US indices. They in fact fell in trade when trade closed early in the morning in today's Indian Standard Time. Instead, we took the Asian stock markets cues, which actually went up because of improved market sentiment. You spoke about the Chinese Central Bank, in fact, cutting the repo rate by only 15 basis points. Why is that incentivizing the Asian markets to pick up in that manner? And how is it that our domestic institutional investors are then motivated to buy into the market, which they already have so far this month? That's a good question. China is a very important global player. Is one of the largest economies in the world right now. So, as they say, if somebody sneezes in China, or rather Chinese economy sneezes, the whole world catches a cold. I mean, you can change the metaphor in that way. So even a small capital interest rate in China, which is meant to, push growth in that country, shows that the Chinese government is trying to ensure that growth does not slow down significantly. Along with that, the fact that some of the COVID-related curves have been lifted gives rise to optimism that very soon the Chinese economy may come back to not exactly normal, but certainly to better than it was. China is one of the biggest importers. It is the biggest importer of crude oil. It's one of the biggest importers of metals. It is also a big supplier of raw materials and components throughout the world. So, any changes in any improvement in the Chinese economic, scenario is good for the rest of the world. And it will it impacts everybody now, and it impacts India also, because India's, has a large amount of trade and investment with China. So, in fact, there are a lot of components that we get for not just the automobile industry, but white goods and many other industries where we get components and raw materials from China. The pharmaceuticals industry, for instance, gets a lot of ingredients from there. So we are also reliant on a lot of, as I said, components, raw materials, and even finished goods from that country to make the wheels of our industry run faster. So the global supply chain disruptions that have happened due to the Ukraine conflict have been aggravated by the situation in China. So hopefully if things improve in China, obviously our domestic investors are looking at what will happen to manufacturing here. Things will improve if things improve in China. सुषमा, मोटे तौर पर अगर जो वर्तमान परिस्थिति है या जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए और खासतौर पे भारत की जो आर्थिक स्थितियां हैं जिसमें मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन का इतना बड़ा दबाव है, उसको देखते हुए अभी फिलहाल के तौर पे आप किस तरह से अनुमान लगा सकते हैं कि शेयर बाजार रेंज बाउंड रहेगा या इसमें कहीं ना कहीं उछाल या गिरावट की संभावना कैसी नजर आती है?
मेरे ख्याल में अभी हमें उछाल और गिरावट देखने को मिलेगी। जो हम वॉलेटिलिटी कहते हैं, स्टीप राइज एंड फॉल, शायद अभी भी होगा, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है वो अभी भी ठीक नहीं हुआ। अगर हम यूक्रेन की तरफ देखें, यूरोप की तरफ देखें, वहां पर अभी जो वार चल रहा है वो अभी उसका कुछ अंत दिखने को नहीं आ रहा। लगता है कि अभी आगे काफी दिन वही तक प्रॉब्लम चलेगी वहां पर। अगर वो चलेंगी वहां पर तो जो सप्लाई की जो इश्यूज हैं वो हमें जरूर तकलीफ देंगी, और उसका असर जरूर हमारी इन्फ्लेशन के ऊपर होगा, मुद्रास्फीति के ऊपर होगा। जैसे कि एडिबल ऑयल्स के बारे में खैर वो काफी बात की है इस प्रोग्राम के ऊपर। सनफ्लावर ऑयल वहां से यूक्रेन से आता है, और फर्टिलाइजर्स रशिया से आता है, और बहुत सारे काफी सारे मेटल्स जो है वो भी रशिया से आते हैं, पैलेडियम और बहुत काफी कंपोनेंट्स जो बहुत जरूरी हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम जो बहुत जरूरी हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में, वो वहां से आते हैं। तो ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शन का जो असर है वो रहेगा, और जब तक वो रहेंगे तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र जो है उसकी जो गति है, उसकी जो तेज गति होनी चाहिए वो शायद नहीं होगी। तो ये जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट जरूर, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स का जो इम्पैक्ट होगा वो अभी चलेगा। और दूसरी तरफ अभी तो हमने चीन की बात की, चीन में भी जो साथ ही साथ ये मूवमेंट कर्व और प्रोडक्शन उनकी कम। नेचुरली शंघाई, अगर आप देखें, शंघाई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, वहां पर सब कुछ बंद हो गया है, और अगर वहां फिर से अगर जो अनुमान लगाया जाता है कि शायद अब सब कुछ खुल जाएगा धीरे धीरे करके, तो फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी ये जो चीजें हैं इनका असर हमारे देश में होगा। इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स, खैर इन सब ये यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तेल के जो दाम हैं वो भी बढ़ गए हैं, और उसका भी असर हमारे देश में, फ्यूल प्राइसेस का जो पास थ्रू इफेक्ट है वो भी हमारी इकोनॉमी के ऊपर असर इसका पड़ेगा। तो ये सारी जो मिलजुल के जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट का जो असर है वो मार्केट्स पे होगा, और मेरे ख्याल में अभी कुछ दिनों के लिए हमें वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। अच्छा, अब अगर ये कहा जाए कि इस महंगाई के इसी स्तर को देखते हुए रुपए की कीमतों में कितना और दबाव नजर आता है? रुपए चूंकि तकरीबन 77.5 रुपए के आसपास डॉलर के हिसाब से बना हुआ है, ये भी सीधी सी बात है कि रिजर्व बैंक ने काफी हद तक इसको संभालने का काम किया है। अब रुपए की स्थिति कैसी नजर आती है आपको? देखिए, रुपए की स्थिति भी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स से जुड़ी हुई है, क्योंकि डॉलर के ऊपर दबाव है। और आज के जो खबर आ रही है, जो आपने कहा कि डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा गिरा है, लेकिन अभी तक तो डॉलर की स्ट्रेंथनिंग हो रही थी। तो ये, और दूसरी तरफ हमारी जो तेल की जो आयात है वो बढ़ रहा है, उसके ऊपर खर्चा बढ़ रहा है, डॉलर्स उसके ऊपर हम ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो असर है हमारे डोमेस्टिक करेंसी के ऊपर जरूर होगा, और मेरे ख्याल थोड़ी सी और डिप्रिसिएशन हमें देखने को मिलेगी। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि कितने तक होगा। इस वक्त रुपये दबाव में ही रहेगा। हाँ, इस वक्त शायद बहुत चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत अच्छे हैं इस वक्त जी। तो शायद थोड़ी सी डिप्रिसिएशन और होगी। Sushma, just looking at the principal companies which have benefited from their carbon investment because of supply disruptions in oil and coal, Reliance Industries, whose weightage is 12.5% on the Sensex, it went up by as much as 6% in today's trade. Adani Enterprises also went up substantially. How do you see the Russia-Ukraine conflict in fact improve some of the bottom lines of the companies which are listed on the Sensex and Nifty? Yes. Well, I guess, there have been differing kind of reactions as far as industries are concerned.
some industries, for instance, have been able to take advantage of the vacuum created by certain industries in the export, have been able to benefit. Now, actually, what has happened, in fact, is that you are seeing that the steep rise in metals, for some of the metals, that was seen immediately after the Ukraine conflict began, is now moderating. For instance, aluminum, iron ore, their prices, or even palladium, their prices are now moderating. So that is, of course, a plus point. As far as Reliance and Adani are concerned, obviously they have been able to make inroads in areas where probably they couldn't enter earlier because, with Russia and Ukraine being big players in the industrial sector. So, it's not very clear as to how precisely they have benefited. But obviously they have, as companies take quick decisions, and I think Indian companies have quickly tried to benefit from the global changes, the global disruptions, and I think that's all to the good. नजर डालते हैं कुछ और खबरों पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ रुपए का अधिशेष केंद्र सरकार को देने की मंजूरी दे दी है। मुंबई में आज रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 596वीं बैठक में केंद्रीय बोर्ड ने रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट और खातों को मंजूरी दे दी। बैठक की अध्यक्षता गवर्नर शक्तिकांत दास ने की। बैठक में वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों, घरेलू और वैश्विक चुनौतियों के अलावा भू राजनीतिक स्थितियों पर चर्चा के साथ साथ आकस्मिक चुनौतियों का प्रतिरोधक स्तर 5.5% बनाए रखने का निर्णय लिया गया। सुषमा, इसको किस तरीके से आंकेंगे, इस बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें लेना होगा एक कमर्शियल ब्रेक। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। सुषमा, हम चर्चा कर रहे थे रिजर्व बैंक ने जो अपना वित्तीय वर्ष के लिए जो सरप्लस उसके पास था वो वापस एक बार केंद्र सरकार को देने का फैसला किया है। एक आर्थिक विषय के तौर पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, अर्थव्यवस्था के लिए किस तरीके से इसको देखते हैं आप? ये जो खबर है मुझे ठीक सुनाई नहीं दी थी जब आपने पहले पढ़ी थी ब्रेक से पहले। थोड़ा सा आप एक्सपैंड करके बता सकते हैं? जी, रिजर्व बैंक ने वर्ष 2021-22 के लिए 30,307 करोड़ रुपए का जो उनका सरप्लस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का निर्णय लिया है और इस पर आज उनकी जो बोर्ड कमेटी की बैठक वो सरप्लस जो है उनके पास। ये पीछे भी ऐसा हुआ था जिसमें बहुत सारी चर्चाएं उभर कर आई थी। बिल्कुल ठीक। हाँ, ये देखिए, ये जो पहले भी जो फैसला हुआ था उस वक्त काफी चर्चा हुई थी कि शायद जो पहले के जो रिजर्व बैंक के गवर्नर थे वो सेंट्रल सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ इनकी कोई सहमति नहीं हुई थी और शायद मतलब काफी इस बारे में अलग-अलग खबरें थी। अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू थे इकोनॉमिस्ट के इसके ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक सेंट्रल बैंक गवर्नर का ही सिर्फ रोल नहीं होता, एक उनकी कमिटी होती है और कई अच्छे बड़े मतलब जाने माने इकोनॉमिस्ट होते हैं उसमें, और लोग काफी सारे लोग जिन्होंने सेंट्रल बैंक में काफी सालों से काम किया है, तजुर्बेकार लोग जो होते हैं। और मुझे लगता है कि जो वो फैसला लेते हैं इस चीज के ऊपर, ये सरप्लस का जो केंद्र सरकार को देने का जो फैसला लिया है, मेरे ख्याल में ठीक ही है, क्योंकि उन्होंने ये सोच समझ के लिया है कि क्यों सरप्लस पड़ा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। ये सरप्लस इसलिए पड़ा हुआ है ताकि जब जरूरत पड़े तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जहां पूरा ये जो पिछले 2.5 सालों से
ऐसा जो वक्त आया है वो शायद हमारे जब तक इंडिपेंडेंस के बाद ये पहली बार ऐसा कोई वक्त आया है कि ऐसी जो कोई महामारी हमारे ग्लोबल स्तर पर आई है, ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स हुई हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति भी इतनी कंट्रैक्शन हुआ है, और अब जैसे महामारी कम हो रही है तो दूसरी तरफ ये इंटरनेशनल ये जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ये जो डेवलपमेंट्स है मेरे ख्याल में ये वंस इन अ लाइफ टाइम डेवलपमेंट है, और मेरे ख्याल में ये इसमें जो उन्होंने फैसला लिया मैं समझती हूँ वो ठीक ही है, क्योंकि अगर इस वक्त हम नहीं देते तो कब देंगे। जी, इसमें एक अच्छी चीज जो मैं समझता हूं कि उन्होंने बहुत बेहतर काम किया है कि उन्होंने कंटीजेंसी रिस्क बफर को 5.5% के स्तर पर ही मेंटेन करने का भी निर्णय लिया है। तो कहीं न कहीं रिजर्व बैंक ये भी सोच रहा है कि अगर इस तरह की कोई भी और परिस्थितियां आती हैं तो उनके पास कंटीजेंसी का जो प्लान है वो भी इंटैक्ट रहेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं वही कह रही हूँ कि ये बहुत तजुर्बेकार लोग हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बोर्ड पे बैठे हुए हैं। ये सिर्फ सेंट्रल बैंक गवर्नर का फैसला नहीं होता है, ये कई लोगों को बैठ के उनकी कमेटी होती है और तभी ये बहुत बड़ा फैसला है, और मेरे ख्याल में उन्होंने ठीक फैसला लिया है। चलिए नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पर। I have one question, Sushma, just for the benefit of our listeners, and of course we will now move on to our next story as well. This is Senior Raj, right? The earnings of the central bank, which is being deemed as a surplus. So you're looking at open market operations, investments, and more importantly, the printing of currency. It is that which is being transferred to the central government right now? I'm not, since I'm not able to hear this, since I haven't read the details of this news, I'm afraid I'm not able to give you any information because I don't have really enough information right now with me. नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज चौतरफा खरीदारी का माहौल रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 3%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1.8%, चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.6% की बढ़त के साथ बंद हुआ। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 1.6% और जापान का निकेई 1.3% की मजबूती से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में फ्रांस, लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक 1.4% से 1.9% तक की बढ़त के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Moving on to the U.S. stock market. The U.S. stocks again declined yesterday, a day after the blue chip index plunged more than 1,100 points. The three major U.S. stock indices fell as investors got rattled by a raft of weak corporate earnings reports and mounting fears that stagflation will take hold in the U.S. economy. The Dow Jones Industrial Average Index tumbled 0.8%, the S&P 500 plunged 0.6%, and the Nasdaq Composite fell 0.3%. Sushma, stagflation is stagnancy and inflation combined. To what extent do you see this as a risk for the U.S. economy and globally as well? And do you see the Fed Reserve, despite stating that they would raise the repo rate, they call it the discount rate, yes. Do you see them claw back that particular announcement to the market? No, it doesn't look like they're going to go back on it. They seem to be set on a particular course as far as that is concerned. And yes, of course, whatever happens in the U.S. economy, like China, when I said that, if you catch a cold in China, I'm sure you sneeze in China, the rest of the world catches a cold, and it is true for the U.S. also. These are the two largest economies in the world. And so anything that happens there impacts the rest of the world. I think the most worrying thing right now in the U.S. is the very rapid rate of inflation, which they haven't seen for the past 40 years. And it's something that sitting in India also we find it very unusual. We have never had a situation where inflation in India is less than the rate of inflation in a developed country like the U.S. In a country like, for instance, Japan, you would have inflation of about 1% or 0.5% and sometimes a contraction, and the U.S. would probably not be more than 2 or 3% at the very highest. This is enormous for them, and this is something that they will have to deal with. And I think, of course, one of the ways that they are going to continue to tackle it is going to be in terms of aggressively increasing interest rates. And so let's see what happens over there.
Briefly, if you look at the VIX, the volatility index of the US stock indices, it's at almost 29, which is over and above what we are seeing in our stock markets. Why the volatility in their stock market? Their volatility obviously is because they are also, because of this, precisely what I have mentioned, the fact that this is a very extraordinary situation for the United States. And, they have actually, if you hear reports from people, analysts and all, and they talk about the fact that, we have never seen a situation where things are not available in that country. Now, earlier things were not available because of the pandemic and you may have had a shutdown. But now, because of inflation, you are finding that, and also the problems in supply, problems in the global supply chains, you are not having actually enough goods available in the United States, right on their supermarkets and in their stores. So there's a great churning going on. On the other side, of course, you do find that the tech companies are still continuing to do well. Of course, the Twitter acquisition, it has been announced, will continue to be done. Twitter has announced that. So, at one level, these giant companies are doing well. But on another level, the U.S. is facing, I think, a very, very grave crisis. And this is something that is definitely going to probably, will have a kind of contagion in the rest of the world, unless it is dealt with very rapidly. Let's have a look at the oil market. Now, oil prices today added marginally amid a planned European ban on Russian oil. However, investors are concerned about the weakening global economic growth and tighter central bank monetary policy capped the gain. In intraday trade, Brent crude was trading at around $112.70 per barrel, while WTI crude prices were at $112.60 per barrel. Briefly, your comments on the oil market, specifically the U.S., because shale apparently is maybe cheaper, but fracking is environmentally very dangerous as well. So how do you see the U.S. coping with high oil prices? So the U.S., this is one of the high oil prices is one of the reasons for the inflationary pressures on the American economy. And the latest news, of course, is that the President Biden is planning to meet his counterpart, the leaders of Saudi Arabia and other, West Asian countries to try and convince them to increase their output. So this is something, again, that is going to have an impact on not only, of course, on the Indian economy, which it has, we all know, but on the US economy as well. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार में सोना 220 रुपए की बढ़त से 50,760 रुपए प्रति ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 270 रुपए की मजबूती से 61,840 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना बढ़त से $1,848 प्रति औंस के स्तर पर रहा, जबकि चांदी बढ़त से $21.95 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। सुषमा, बहुत संक्षेप में, सोना तकरीबन $1,850 के आसपास है, हालांकि अपने हिस्टोरिकल हाई से काफी नीचे है। डॉलर के मुकाबले अभी कितना मजबूत या कितनी चमक बाकी नजर आती है सोने में? अभी तो चमक है सोने की, क्योंकि जो ग्लोबल सिनेरियो अभी ठीक ठाक नहीं है और सोने को हमेशा सेफ हेवन एसेट माना जाता है। और जब से ये सारी चीजें हुई हैं तो इनके जो दाम है, इनकी जो चमक है, बढ़ती गई है सोने की, और शायद चलती रहेगी कुछ दिनों के लिए। सुषमा, कार्यक्रम में शामिल होने और चर्चा के लिए धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Key domestic stock indices gain around 3%. Sensex closes above 54,300 points. Nifty ends above 16,250 level. Rupee appreciates to 77 rupees and 55 paise against the US dollar. And Brent crude oil prices hover around $112.50 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye.